नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने फिर लगाई कड़ी फटकार। बॉन्ड खरीद की तारीख और नंबर का खुलासा करने को कहा। एसबीआई चेयरमैन को नोटिस देकर सोमवार तक मांगा जवाब। कल से देश में बजने लगेगा चुनावी बिगुल। चुनाव आयोग कल करेगा वोटिंग के लिए तारीखों का ऐलान। दोपहर 3 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। खराब ग्लोबल संकेतों से बाजार में दबाव। निफ्टी 125 और सेंसेक्स 450 पॉइंट टूटा। मिड कैप शेयरों में बिकवाली, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त पर बंद। पीएसई ऑटो एनर्जी शेयरों में बिकवाली। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। दक्षिण भारत के अभियान पर प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में भरी हुंकार। कहा, तमिलनाडु में अभी होगी बड़ी जीत। विपक्षी गठबंधन के घोटाले की लिस्ट गिनाई। 2024 के लोकसभा चुनाव पर न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में मोदी का तूफान। 2019 से भी बड़ी जीत संभव। एनडीए के 400 पार होने का अनुमान। इंडिया गठबंधन को 105 सीटें मिलने की उम्मीद। चलिए अब खबरें विस्तार से और शुरुआत करते हैं चुनावी बॉन्ड मामले से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने बॉन्ड की पूरी डिटेल, खरीदी की तारीख, खरीदार का नाम, कैटेगरी समेत सारी जानकारी मांगी थी, लेकिन एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबरों का खुलासा नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया है। पूरी जानकारी के साथ अब जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, बताएं क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ सारा डाटा एसबीआई को इलेक्शन कमीशन को देने के निर्देश दिए थे। कल देर शाम को इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया, लेकिन पाया गया कि एसबीआई ने इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नंबर नहीं दिए। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को निर्देश दिए कि आपसे कहा गया था कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा देंगे, तो आपने अभी तक ये नंबर्स का डाटा अभी आपने क्यों नहीं दिया? इस पर जवाब दीजिए। इस पर एसबीआई के जो एमडी हैं उनको भी जवाब तलब किया गया है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई दोबारा से होगी। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के कुछ डेटा जो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को दिया था वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही पड़ा हुआ था, तो इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ने उस डाटा को वापसी की गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री से वो डाटा वापस करने के निर्देश दिए और साथ ही इलेक्शन कमीशन को कहा कि ये डाटा आप अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कीजिए। तो अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को दोबारा से होगी, तब एसबीआई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट किसी तरह की कोई डायरेक्शंस इशू करेगा। ओके असीम, बने रहे, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। कल लोकसभा चुनावों का औपचारिक शंखनाद हो जाएगा। चुनाव आयोग कल शनिवार 16 मार्च को दोपहर 3 बजे चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। चुनाव के बाद 30 मई तक नई सरकार का गठन होगा। तो खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए एक बार फिर से चलते हैं असीम के पास। तो असीम, बताएं, कल लोकसभा चुनाव से जुड़ी कई बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो सकती है, क्या कुछ खबर मिल रही है? सभी को बेसब्री से इंतजार था कि कब चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करता है, तो ये इंतजार अब खत्म होने वाला है। शनिवार को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। पिछले अगर मैं 2019 की बात करूं तो चुनावों की घोषणा 10 मार्च को हुई थी और कल चुनाव आयोग की तारीखों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लग जाएगी। इसके साथ साथ चुनाव आयोग 4 राज्यों के अंदर चुनावों की घोषणा भी कर सकता है। इसके अंदर अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम राज्य शामिल है, जहां पर की विधानसभा चुनावों की घोषणा की जा सकती है। लोकसभा के अगर चुनावों की मैं बात करूं तो सरकार का जो कार्यकाल है वो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 6 जून तक खत्म हो रहा है। तो हमें यही उम्मीद है कि 30 मई तक नई सरकार का गठन हो जाएगा। पिछली बार नई सरकार ने 30 मई को शपथ ली थी, तो हमें यही उम्मीद है कि इस बार भी 30 मई तक नई सरकार शपथ ले लेगी।
शुक्रिया सीम, इन दोनों खबरों पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। आज तमिलनाडु के कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा में हजारों पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। पीएम मोदी का दक्षिण में करीब 129 लोकसभा सीटों पर फोकस है। पीएम मोदी ने रैली में इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। इन लोगों की हिस्ट्री घोटालों की है। इन लोगों की राजनीति का आधार लोगों को लूटने के लिए सत्ता में आना है। चलिए अब बात करते हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क के ओपिनियन पोल की। न्यूज़ 18 नेटवर्क के मेगा ओपिनियन पोल में इस बार मोदी का तूफान साफ दिख रहा है और रिकॉर्ड तोड़ जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। एनडीए 400 पार पहुंच सकती है, बता रहे हैं नीरज बाजपेयी। न्यूज़ 18 मेगा पोल आ चुका है और उसमें देश भर में कौन कितनी सीटों पर जीत सकता है इसका अनुमान हमारे सामने है। ये देश का सबसे बड़ा पोल है और उसके परिणाम आपके सामने स्क्रीन पे हैं। कुल 518 सीट पे हमने ओपिनियन पोल किया था, उसमें से एनडीए 394 सीट जीत सकती है और इंडिया अलायंस 97। अगर इसको हम 543 सीट पे कन्वर्ट करें, जिन 25 पर हमने सर्वे नहीं किया था, लेकिन इसी फार्मूले से एक्सट्रापोलेट करते हैं तो 411 सीट का नंबर पहुंचता है एनडीए अलायंस का। यानी 411 पार का जो नारा उन्होंने दिया है वो पूरा होता हुआ दिख रहा है और इंडिया अलायंस सिर्फ 105 सीट पर सिमटता हुआ दिख रहा है। कुछ राज्यों पर नजर डालते हैं जो ट्रिकी राज्य थे, जहां बहुत ज्यादा राजनीतिक उथल पुथल हुई है, उसका क्या हाल है। सबसे पहला राज्य यहाँ पे महाराष्ट्र है, जहां पे बहुत सारी पार्टीज अब गठबंधन बना रही हैं। उसमें भी एनडीए अलायंस 48% वोट शेयर के साथ 41 सीट जीतकर सबसे आगे है। यानी 48 में से 41 सीट जीतकर उसने बहुत डोमिनेंट पोजीशन बना ली है। दूसरा इसी तरीके से ट्रिकी स्टेट है पश्चिम बंगाल, जहां पे 1-on-1 हो रहा है टीएमसी और बीजेपी के बीच में। वहां पे एनडीए यानी बीजेपी प्लस 25 सीटें जीत रहा है। पिछली बार 18 थी, वहां से बढ़ता हुआ दिख रहा है और इंडिया अलायंस यानी टीएमसी को आप कह सकते हैं एआईटीसी 17 सीटें सिर्फ जीत रहा है, जबकि वोट शेयर बराबर है। तीसरा महत्वपूर्ण स्टेट उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं, वहां 80 में से 77 सीट बीजेपी प्लस के हाथ में और बीएसपी 1 और इंडिया अलायंस के हाथ में सिर्फ 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। मैसिव विक्ट्री वहां पे है। इसके बाद एक और स्टेट बिहार है, जहां पे हाल में बहुत सारी राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं। उसमें भी 39 में से 38 सीटें जीत के आ रहा है, यानी केवल 2 सीटें लोगों के लिए छूट रही हैं। 39 पिछली बार जीते थे, इस बार 38 है, तो बड़ी विक्ट्री यहाँ पे हो रही। साउथ में भी स्थिति बहुत बेहतर है एनडीए अलायंस की। 2-3 राज्य वहां क्विकली देखते हैं। उड़ीसा में देखिए आप, 13 सीटें बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है बीजेपी, वहां से जीत के आ रही बीजेपी जनता दल केवल 8 सीटें हैं। इसके साथ ही तमिलनाडु और केरल पे भी नजर डालनी चाहिए। तमिलनाडु में 5 सीटें, पिछली बार 2014 में 1 जीती थी, इस बार 5 सीटें जीत रहे हैं और इंडिया अलायंस को हाथ में केवल 30 सीटें आती हुई दिख रही हैं। पड़ोसी राज्य केरल पे भी नजर डालनी चाहिए। केरल का नंबर सरप्राइजिंग आपको लगेगा। पहली बार खाता खोल रहे हैं और एनडीए वहां पे 2 सीट जीते हुए दिख रही है और बाकी यूडीएफ एलडीएफ जो भी हैं वो सब मिलके बाकी 18 सीटें जीतते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो पूरी तस्वीर बन रही है, इसमें पैन इंडिया एनडीए अलायंस की बढ़त बनती हुई दिख रही है और 400 पार का नारा पूरा होता हुआ दिख रहा है ओपिनियन पोल के मुताबिक। 21वीं सदी भारत की सदी है। 125 करोड़ देशवासियों के परिश्रम के बल पर भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन गया। 10 वर्षों में हमने अपनी अर्थव्यवस्था में $2 ट्रिलियन और जोड़ दिया। मुझे पूरा विश्वास है भारत पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बनकर के उभरेगा। सुनिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विचार। ड्रीम स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट इन पार्टनरशिप विद हिंदुस्तान टाइम्स 19 और 20 मार्च, सिर्फ न्यूज़ 18 नेटवर्क पर।
चलिए अब बात करेंगे बाजार की। आज खराब ग्लोबल संकेतों से बाजार में दबाव रहा और इसी दबाव के साथ सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 454 अंक गिरकर 72,643 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 123 अंक गिरकर 22,023 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा बिकवाली पीएससी, ऑटो, एनर्जी शेयरों में रही। वहीं रियलिटी, आईटी इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। म्यूचुअल फंड का स्ट्रेस टेस्ट के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। म्यूचुअल फंड ने 25% और 50% लिक्विडेशन में कितना वक्त लगेगा उसको लेकर डेटा जारी किया है। सुमित के साथ जुड़ते हैं और जानते हैं पूरी डिटेल। म्यूचुअल फंड का स्ट्रेस टेस्ट के नतीजे आने शुरू हो गए हैं और म्यूचुअल फंड ने 25% और 50% लिक्विडेशन को लेकर जो अपना डेटा है वो देना शुरू कर दिया। पूरा डिटेल धीरे धीरे आना शुरू होगा और आज शाम तक इसकी जो तमाम डिटेल है वो आनी शुरू हो जाएंगी। एक एक करके तमाम डेटा देख लेते हैं किस तरह से ये डेटा अब तक पैन आउट हुआ है। तो स्ट्रेस टेस्ट का जो डेटा है वो अब आना शुरू हो चुका है। 25% और 50%, यानी कि किसी भी फंड को अगर लिक्विडेशन में जाना है तो 25 और 50% तक का जो डेटा है वो कितने कितने समय में हो सकता है, ये डेटा देना शुरू हो गए हैं और आज शाम तक पूरी डिटेल आते हुए दिखाई पड़ेगी। यानी कि एक म्यूचुअल फंड को अगर लिक्विडेशन में जाना है तो पहले एक क्वार्टर या 50, क्योंकि पूरी तरह से तो कभी लिक्विडेशन होता नहीं आमतौर पर, तो इसीलिए 25 और 50% का लिक्विडेशन वैलिड मान के इसका डेटा बनाया जा रहा है। औसत से 3 गुना ज़्यादा वॉल्यूम म्यूचुअल फंड्स का एक जो है वो स्ट्रेस टेस्ट में यूज़ किया जा रहा है, ताकि अगर इफ़ इन केस सेल ऑफ आए तो एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम के साथ सेल ऑफ आता है तो इसको कैसे वहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाएगा। कुछ नंबर आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले ईडलवाइज 5,066 करोड़ रुपए के आसपास का AUM है। 25% लिक्विडेशन के लिए करीब 1 दिन लगेगा और 50% लिक्विडेशन के केस में 2 दिन लगेंगे। आदित्य बिरला सन लाइफ करीब 4,981 करोड़ रुपए का AUM है। इसको 25% लिक्विडेशन के लिए करीब 2 दिन और 4 दिन लगेंगे 50% लिक्विडेशन के लिए। सुंदरम म्यूचुअल फंड को 10,262, ये मिड कैप का फंड है, तो 10,262 करोड़ रुपए के आसपास का AUM, 4 दिन लगेंगे 50% लिक्विडेशन में और करीब करीब 2 दिन लगेंगे इनके 25% लिक्विडेशन में। धीरे धीरे हम फंड साइज और बढ़ा रहे हैं, तो क्वांट की अगर मिड कैप फंड की तरफ जाते हैं तो 5,500 करोड़ रुपए के आसपास का AUM, 5-6 दिन में लिक्विडेशन होगा 50% और 3 दिन में होगा 25%। मोतीलाल ओसवाल का करीब 8,500 करोड़ रुपए का AUM, 10 दिन के अंदर ये 50% लिक्विडेशन होगा और 5 दिन के अंदर 25% के आसपास का लिक्विडेशन। और एक्सिस रफली 25,500 करोड़ रुपए के आसपास का AUM, 12 दिन लगेंगे इसे 50% लिक्विडेशन में और 6 दिन लगेंगे इसको 25% लिक्विडेशन में। स्मॉल कैप फंड्स के ऊपर आते हैं। ईडलवाइज का करीब 3,200 करोड़ रुपए का AUM, 3 दिन के अंदर ये 50% लिक्विडेशन होगा और 25% लिक्विडेशन के लिए 2 दिन लगेंगे। मोतीलाल ओसवाल का 1,400-1,500 करोड़ रुपए का एक AUM है, लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट देखिए समय सेम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर माइट भी वो स्टॉक्स हो जिनकी लिमिट छोटी हो, तो इसी वजह से यहाँ पर लिक्विडेशन में समय लग सकता है। सुंदरम म्यूचुअल फंड करीब 3,000 करोड़ रुपए के आसपास का AUM में, थोड़ा और ज़्यादा समय लग रहा है। 50% लिक्विडेशन के लिए 5% और 25% लिक्विडेशन के लिए 3 दिन का यहाँ पर समय, 5 दिन और 3 दिन का समय लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लाइकवाइज आदित्य बिरला सन लाइफ 5,500 करोड़ रुपए के आसपास का AUM है। 10 दिन लगेंगे 50% लिक्विडेशन में और 5 दिन लगेंगे 25% लिक्विडेशन में। क्वांट का 17,000 करोड़ रुपए के आसपास का AUM है। 22 दिन के अंदर ये 50% लिक्विडेशन हो पाएगा और करीब करीब 11 दिन लगेंगे इसे 25% लिक्विडेशन में। और सबसे बड़ा एक्सेस यहाँ पर भी 19,500 करोड़ रुपए के आसपास का AUM, 28 दिन लगेंगे 50% लिक्विडेशन में और 14 दिन लगेंगे करीब करीब इनको 25% लिक्विडेशन को लेकर। यानी कि जिस तरह की स्थितियां है ये स्ट्रेस टेस्ट जरूरी था और ये स्ट्रेस टेस्ट इंडिकेट करता है कि किस तरह की लिक्विडिटी है और अगर थ्राइस द साइज ऑफ लिक्विडिटी मिलता है तो कैसे ये फंड्स जो हैं अपने आप को लिक्विड कर पाएंगे। तो बाजार में क्या चल रहा है, क्या बाजार में स्ट्रेस है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। स्वागत है। और अब अमिताभ बच्चन के प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर। अमिताभ बच्चन अस्पताल से घर लौट आए हैं। अमिताभ को आज सुबह 6 बजे मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती किया गया था। 4 घंटे हॉस्पिटल में रखने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन की पैर में हुए क्लॉट की वजह से एंजियोप्लास्टी हुई है। कुछ समय पहले बिग बी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, आपका हमेशा आभार। सदी के महानायक के फैंस लगातार एक्टर के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।
चलिए, मेरे साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको बता देते हैं कि आज कंज्यूमर अड्डा में क्या कुछ खास रहने वाला है। एक ताजा स्टडी में ये पता लगा है कि फिटनेस गैजेट और जो एप्लीकेशंस हैं ये फायदे की जगह नुकसान भी कर सकते हैं। तो क्या है फिटनेस गैजेट का सही फंडा, इसी पर आज कंज्यूमर अड्डा में करेंगे खास चर्चा शाम 5:57 पर। चलिए, एक और खबर आपको बता देते हैं जो कि जुड़ी हुई है कि किस तरह से अब अमेरिका भारत में निवेश के लिए आगे बढ़ने लगा है। ज्यादातर हमने ये देखा है कि भारत के राज्य और उद्योगपति निवेश लाने के लिए विकसित देशों में रोड शो करते हैं, लेकिन अब अमेरिका भी भारत में रोड शो कर रहा है। देखिए केतन जोशी की ये रिपोर्ट। मुंबई में अमेरिका के कॉन्सुल जनरल आजकल अहमदाबाद आकर अलग अलग उद्योग संगठनों से मिल रहे हैं। वो चाहते हैं कि गुजरात के उद्योगपति अमेरिका में निवेश करें। कॉन्सुलेट के मुताबिक अमेरिका में पहले से 155 भारतीय कंपनियां हैं, जिनसे 72,000 रोजगार पैदा हुए हैं। रोजगार पैदा करने के लिए छोटी मझोली कंपनियां बड़ा योगदान करती हैं और अमेरिका गुजरात की इन्हीं छोटी कंपनियों को लुभाना चाहता है, जो फार्मा, डायमंड, केमिकल और एजुकेशन जैसे सेक्टर में काम कर रही हैं। And then from Gujarat specifically, I don't have an overall number, but I know that we've seen Gujarati companies doing particularly well in pharmaceuticals and in chemicals. Obviously, there's a large industry connection in diamonds. And then now what we're seeing is a growing connection in the education space. गुजरात के छोटे और मझोले उद्योगों के लिए अमेरिका ने इंसेंटिव्स का भी ऐलान किया है और भारतीय कंपनियां भी इसे पॉजिटिवली देख रही हैं। फ्यूचर में हम वहाँ प्लांट बना सकते हैं। अभी ऑलरेडी हमने वहाँ सब्सिडरी रजिस्टर भी कर ली है, तो अगर हमको हेल्प मिलती है वहाँ की गवर्नमेंट से, इंसेंटिव्स मिलते हैं, तो मेरी जैसी कंपनीज वहाँ बहुत सक्सेसफुल रह सकती है। हम लोग इंजीनियरिंग कंपनी है, हम लोग काफ़ी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों यूएस के साथ होता है। यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी भी एबंडेंटली अवेलेबल है और हमारे जैसे इंडियंस जो ह्यूमन कैपिटल और इंटेलेक्चुअल कैपिटल लेके अमेरिका जाते हैं, तो हमारे लिए काम भी बहुत है। रोजगार निर्माण के लिए भारतीय उद्यमियों पर अमेरिका को भरोसा है और ऐसे निवेश को आकर्षित करने के लिए आने वाले दिनों में अमेरिका के और भी रोड शो देखने को मिलेंगे। दुनिया अमेरिका को भले ही सुपर पावर की निगाह से देख रहा हो, लेकिन उनको भी अन्य देशों के आर्थिक निवेश की जरूरत है और इस मामले में हाल फिलहाल भारत से बड़ा कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहे, CNBC आवाज से जुड़े रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।